खबर है। मैं खुश आमदेद में हूँ, आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट है मियाँ शाहिद साहब। रन डाउन और फिर मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। अमरीकी सदर ईरान पर हमले की बातें हो रही हैं, तैयारों की बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। बाद ये भी खबरें आई कि, और बल्कि ये खबरें कंफर्म भी हुई कि अमरीकी फ़ौज और उसके जो कुछ जर्नैल हैं उन्होंने इसको मना किया है कि इस किस्म का एडवेंचर ना करें। बट ही इज़ पफ्ड अप, बहुत ज़्यादा जो है वो उस नशे में है। जो वेनेजुएला में उन्होंने एक कंप्रोमाइज किस्म का वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, वहाँ की रियासत ने इनके साथ ताउन करके पकड़वा दिया निकोलस मदुरो को। तो अब वो ये समझ रहा है कि वो हर जगह पे इसी तरह घुस जाएगा अगर, तो वो ये मगर हो सकता है क्योंकि ईरान के अंदर बड़े हालात ख़राब हैं और अवाम सड़कों पर है। ये सबसे बड़ा सेटबैक है ईरानी जो है हुक्मरान इशराफिया है उसके लिए, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इंडोनेशिया, हमारे जो रज़ा हराज साहब हैं, उन्होंने बताया है कि जी इंडोनेशिया भी हमसे जो है वो ख़रीदना चाहेगा और ये बड़ी अच्छी बात है। चलें कोई सिलसिला, मगर इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आई है कुछ दिनों से। क्या पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज़ कह देगा? एक कमेटी बना दी गई है। अब सवाल ये है कि ये क्या है? हम बहुत ज़्यादा इस किस्म की क्या फ़नी खबरें डिस्कस नहीं करते कि कोई वंडर बॉय आ रहा है, नहीं आ रहा, मगर इसके पस मंज़र में एक बात है और वो बात यह है कि बाकायदा सीरियस सेक्शन ऑफ द स्टेट दे आर वरीड द वे द इकॉनमी हैज़ बीन मैनेज्ड। और मजाक की बात यह है कि उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है कि ये आप कर्जे से हमें निजात दिलाएं जिन्होंने मेरे ख्याल में 2035 की या 28 की अब मुबैना तौर पर डेट दे दी है, जिन्होंने ये कर्जा लादा है। अगर आप IPPs के मुआहदे खोल लें, साहिवाल का कोल प्रोजेक्ट खोल लें, तो आपको पता चल जाएगा कि जिन लोगों से वो मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक इकोनॉमिस्ट होंगे और महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर होंगे या नहीं होंगे। हमें इसी काम में फंसाई रखें कि होंगे नहीं होंगे, हो रहा है आ रहा है, अडयाला में ये हो रहा है, नीचे वारदात और खेल जारी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत जनरल साहब, आपने वक्त दिया। जनाब एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एजाज महमूद मलिक साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, मगर हमारे साथ है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनरल साहब, क्या समझते हैं आप कि विल अमेरिका ब्लंडर इनटू ईरान? जो वो पफ्ड अप है जैसे लग रहा है, जो उसको थोड़े बहुत वहाँ कामयाबी हुई, अगर उसे हम कामयाबी कह सकते हैं, तो अगर ये आते हैं, क्या पहले तो बात हमें ये बताएं कि क्या वो ये इतना बड़ा रिस्क ले कि दुनिया को प्लंज करेगा इतने बड़े क्राइसिस में? एंड इफ यस, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? जनरल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच काजी साहब फॉर हैविंग मी जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन द ऑफिस और हिस्ट्री को थोड़ा सा नजर में रखते हुए, एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यस ही कैन। उसकी वजह ये है कि वो इसको जब मैं देखता हूँ, इसका मवाजना करता हूँ, तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो 53 में जो एक्टिविटीज होती रही, जब मुसद्दिक साहब के इन्होंने हुकूमत को ख़त्म किया और जो किंग रज़ा थे जिनको इन्होंने एग्जाइल में भेजा और उनको वापस लाया गया, तो उस तरह के ये हालात इस वक्त महसूस हो रहे हैं जी, उसी तरह के। फिर सेकेंडली एम्बोल्डन हुआ इस वक्त यूनिलैटरलिज्म और अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म जो है ना जी, वो पूरी पीक पे, आबोताब से आप जिस तरह कह सकते हैं ना कि हर लिहाज से। और जैसे एक वो हाथी को रोकने वाला कोई नहीं है, चैलेंजिंग ऑल दी जो कंपिटिटर्स हैं उनको, और खास तौर पे ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है, ईरान के अंदर सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स, ये रिटेलिएट भी कर सकते हैं। दो चीजें मेरे नजदीक, काजी साहब, मैं एक डिफरेंट बात कर रहा हूं इस वक्त, कि दो चीजें मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज द ईरानियन मिलिट्री आर्मी बिहेव, मिलिट्री, मैं IRG की बात नहीं कर रहा, कि उनका बिहेवियर क्या रहता है, और जो ऑयल सेक्टर है जी, ऑयल इंडस्ट्री कह ले, कि उनका क्या बिहेवियर रहता है, क्योंकि सीरियस चैलेंजेस आ गए हैं इकोनॉमी को। और अगर इकोनॉमी को सीरियस चैलेंजेस आए हैं, तो वो लोग जो मैटर करते हैं इकोनॉमिक फील्ड में, खासतौर पे जो ऑयल सेक्टर है इनका, उसका बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फिर माफी चाहता हूं, मैं रोक रहा हूं, एक बड़ी अहम बात पूछना चाहता हूं आपसे। ऑयल सेक्टर कौन कंट्रोल करता है? रियासत कंट्रोल करती है या प्राइवेट सेक्टर के पास है? ईरान का जो इस वक्त ऑयल है वो किसके यानी है कब्जा कुदरत में? नहीं, इस वक्त तो रियासत के कंट्रोल में है, बट जब प्रेशर्स बिल्ट होते हैं अपरेंटली तो इट इज इन रियासत कंट्रोल। लेकिन आपको पता है, थोड़ी सी इनग्रेस जरूर हुई है ईरानियन सोसाइटी में ड्यूरिंग दिस इजरायली एप्लीकेशन, नॉट सोसाइटी बट इन दी इंटेलिजेंसिया कह लें, या उनके जो सिस्टम ऑफ डिफेंस है, जिस तरीके से मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी निकाली गई,
तो कंसिडरिंग दैट मैं समझता हूं कि इस दफा के जो मुजाहरे भी हैं, जब हम इनको कंपैरिजन करते हैं पिछले मुजाहरों के साथ, तो थोड़ी सी चीजें डिफरेंट नजर आ रही हैं। एक तो लार्ज स्केल है, थोड़े से बड़े। लेकिन जन साहब, अगर ये बात की जाए जो हमने पहले बात की थी, आपने भी फरमाया कि जो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वहाँ हमला हो सकता है कि नहीं, लेकिन हर आने वाला लम्हा जो है वो इस तासर को गहरा कर रहा है कि वहाँ पर हमला हो सकता है, क्योंकि सदर ट्रंप ने इजलास भी बुला लिया है और इस हवाले से वहाँ पर फैसला भी होगा। अभी ये भी बताया गया है कि अल हदीद जो एयरबेस है वहाँ B-52 जो तैयारे हैं उनकी नकलो हरकत भी देखी गई है। अगर ये होता है और ईरान पर जो है हमला बाकायदा तौर पर हमला कर दिया जाता है, इजराइल भी हमलावर हो जाता है, रजीम चेंज हो जाती है, तो जो पहलवी खानदान है उसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ऐसे आ रही हैं कि वो बाकायदा तौर पर इजराइल में उनकी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनकी तस्वीर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर बाकायदा तौर पर अगर रजीम चेंज होती है तो इजराइल आके बैठ जाएगा, जो कि पूरे खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले हैं। देखिए, वहां पे जब भी आप रजीम चेंज करेंगे और अगर फोर्स से रजीम चेंज होगी तो फिर तो वी हैव अ सिचुएशन, चाहे रजा पहलवी आए या कोई और जिसको भी आप लाया जाएगा, IRG जो लिंकेजेस हैं ह्यूज नंबर है। इट इज लॉट ऑफ 2 से 3 मिलियन से ज्यादा, सॉरी 18 से 20 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो एफिलिएटेड है जी, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी ऑब्जेक्टिव्स को, रेवोल्यूशन की जो बाउंड्रीज हैं उस पे बिल्कुल उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वी हैव अ सिचुएशन, बट शायद साहब रीजन का तो देखिए ना, रीजन तो प्लंज हो जाएगा इनटू क्राइसिस। और जब ईरान में और इस तरह के रीजन में जब भी क्राइसिस होगी, खासतौर पे ईरान में बीइंग आवर नेबरहुड, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट तो आएगा हमारे साथ। तो बस यही एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए कि अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ना हो, जो भी चीजें होनी है इंटरनली हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस है जी इनसाइड ईरान। ईरानियन जो भी, लेकिन सर मैं आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया की कुछ न्यूज़ जो है वो रखता हूं, उस पर जो है वो आपकी रहनुमाई लेता हूं कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान क्या रिस्पांस दे सकता है। तो इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने हर जगह पर पूरे मुल्क में मिसाइल जो है वो नस्ब कर दिए हैं, पहाड़ी जो सिलसिले हैं वहां पर भी मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अपना साइबर नेटवर्क जो है वो भी बड़ा स्ट्रांग कर लिया है, ताकि साइबर हमला जो हो रहा है उसका तोड़ किया जाए। और वहां मोसाद का नेटवर्क भी पकड़ा गया है। ये भी खबर आ रही है कि अगर जंग होती है तो शुमाली कोरिया बराह रास्त बाकायदा तौर पर मुदाखलत कर सकता है। चीन और रूस के वहां पर माहिरीन अभी तक मौजूद हैं और चीन और रूस ने असला भी जो है वो दिया है। और इसराइल में भी 2 राय पाई जा रही हैं ईरान के मुताबिक। आप क्या फरमाइएगा कि क्या ईरान आराम से गिर जाएगा, इस तरह अगर हमला होता है तो गिर जाएगा या रिस्पॉन्स करेगा? शायद सब, जहां तक चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया का ताल्लुक है, तो इसको तो बिल्कुल ही मैं नॉट डायरेक्टली रूल आउट करता हूं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो फ्रिक्शन में इन्वॉल्व होना चाहेंगे। अगर रशिया ने कुछ रिस्पॉन्स करना होता या रशिया ने अपने पार्टनर्स के साथ खड़ा होना होता, तो मेरे ख्याल में सीरिया में वो कुछ ना कुछ अपना असर रसूख या जो भी इंटरवेंशन थी या जो भी इन्वॉल्वमेंट थी वो जरूर शो करता। वो तो दे आर नॉट, आई एम नॉट फोरसीइंग कि वो कभी इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। हाँ, ईरानियन रिस्पॉन्स देखिए, जब रेवोल्यूशन की जो एलिमेंट्स हैं या जब आप इस लीडरशिप को बाहर ले जाएंगे या निकालना चाहेंगे, तो दे विल नॉट गो डाउन विदाउट फाइटिंग। इसका मतलब ये है कि वो जो इजराइल के अंदर या जो रीजन के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट है और खासतौर पे इजराइल, उसको तो देन वो ऑल आउट टारगेट करेंगे। उन्होंने पहले भी, और ये विल उन्होंने शो की हुई है, पास्ट में भी आपने देखा है कि उन्होंने विल शो की है। कितना रिस्पॉन्ड करेंगे, कितना इफेक्टिव होगा, कितना प्रोलॉन्ग लड़ सकेंगे, दैट इज येट टू बी सीन। क्योंकि इस दफा देखिए उनको इंटरनली पहले वीक किया जा रहा है या हो रहे हैं, जो भी अवामिल है उनके डोमेस्टिक है या आउटसाइड इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या इन्वॉल्वमेंट है। मुझे तो दोनों का मिक्स लगता है, अंदर भी उनके एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और बाहर से भी इन्वॉल्वमेंट, ऑफ कोर्स विदाउट। जन साहब, मैं एक और बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने पेश करना है। हम जब भी देखते हैं कि जब इंटरनल स्ट्राइक हो और जो इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट, हम देखते हैं कि वो डिसिपेट हो जाती हैं डिवीजन्स विद इन द कंट्री। हमने अपने यहाँ भी देखा और उधर भी देखा। तो क्या इस तरीके से, क्योंकि फुट ऑन दी यानी ग्राउंड तो हम, या बूट्स ऑन द ग्राउंड तो हम जो है वो कोई भी इसको एनविसेज नहीं कर रहा, रूल आउट कर रहा है, तो इससे तो क्या ईरानियन
रजीम की हेल्प नहीं होगी कि ये जो उसके खिलाफ कम अज़ कम लोगों की जो एक प्रोटेस्ट है शायद इसमें खात्मा हो जाए। और सेकेंडली, अगर ऑल आउट जाता है, अमेरिकन इंटरेस्ट बड़े वल्नरेबल हैं, बहुत जगह है वहाँ वो पहुँच सकता है, उसने ये साबित किया है, तो ये एक खासा महंगा सौदा नहीं हो सकता अमेरिका के लिए भी? बिल्कुल हो सकता है जी, बूट्स ऑन ग्राउंड जैसे आपने फरमाया वो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब भी आप ईरानियन और वेनेजुएला को तो ना कंपेयर करें, वो दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स। वहां पे आपने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन आप लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स के साथ गए, ऑल आउट अभी वहां पे नहीं गए। यहाँ पे भी देखें काजी साहब, जो रिसेंट पास्ट है ना, इसमें बहुत से कमेंटेटर्स, बहुत से एनालिस्ट, बहुत से लोग जब कमेंट्री करते तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स जाएगा, क्योंकि उसको हम समझते थे कि ये एग्जिट स्ट्रेटजी है नेतन्याहू की, और नेतन्याहू चाहेगा कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाए, लेकिन अमेरिकन ऐसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, बट वो हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो लीड इंस्ट्रूमेंट, अभी इस वक्त जो उनका मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है उसको वो इस वक्त पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। यूनिलैटरलिज्म की इस वक्त पीक है जी। हम कहने को कह रहे हैं कि चाइना है, रशिया, लेकिन उसको चैलेंज नहीं कर रहे। वेनेजुएला में अभी देखिए चाइनीज इंटरेस्ट है, चाइना उसको चैलेंज तो नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना की भी वहां पे बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर अभी उन्होंने जो लेटेस्ट ट्वीट किया है ट्रंप साहब ने कि whosoever will do business with Iran, उस पे वो फर्दर 25% जो है वो टैरिफ्स लगा देगा। वो पूरी दुनिया को वार्न कर रहा है। तो जब इकोनॉमिक स्ट्रेंगलिंग में ऑलरेडी पोजीशंस आर, देखिए ना, ईरान तब भी निकल सकता है इन क्राइसिस से कि उसके जो $100 बिलियन बाहर पड़े हुए हैं, बाहर सैंक्शंस की वजह से, वो रिलीज हो। तो कहीं ना कहीं ईरान को इसके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, जो मुझे और फियरफुल करता है कि हो सकता है कोई मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए जहां पे ईरान को मजबूरन अमेरिका के साथ नेगोशिएशन में कोऑपरेट करना पड़ जाए इन सम डोमेन। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट की जा रही है। बहरहाल इवॉल्विंग सिचुएशन है, बट इट इज मैं आपको एक और एंगल से आपके सामने रखना चाह रहा हूं ताकि आप इसको एक हमारी रहनुमाई करें। जो सोमाली लैंड है, मैं इसको दूसरे एंगल से देखना चाह रहा हूं। अब नेतन्याहू की बात हुई, सोमाली लैंड में जो उसने इजराइल ने उसको तस्लीम कर लिया, उसमें उसकी दिलचस्पी भी है। वो एक सऊदी अरब की तरफ जो है वो रास्ता बाकायदा बनता है। ईरान को अगर गिराया जाता है, जिस तरह पहले इराक को गिरा दिया गया, फिर जो है वो लीबिया को गिरा दिया गया, और अब ईरान को अगर गिराया जाता है, तो इसको क्या इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि इजराइल जो है बाकायदा ग्रेटर इजराइल का जो है रास्ता बना रहा है, जिसको वो रूहानी मिशन कहता है नेतन्याहू? देखिए, मैंने तो शायद साहब जब ये जो गाजा का जो पीस प्लान है, वो तो उसी पे मैंने तो उसी को मेजरमेंट रखा हुआ है, अपना पैमाना, कि आया इजराइल यहाँ पे टोटल पीस चाहता है या वो फ्रिक्शन चाहता है। अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और ये एक्सटेंशन हो रही है फ्रिक्शन की फ्रॉम द इजरायली साइड, तो फिर तो किसी को, किसी ज़ी शऊर शख्स को ये शक नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्ट इज ग्रेटर इजराइल इज ऑन, और उसको फिर टेसिट अप्रूवल भी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ईरान के अंदर देखें, ईरान के अंदर वो कयास भी अगर पैदा करते हैं फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, तो चीज़ें जो हैं वो प्रेशर्स बिल्ट होंगे, इनसाइड प्रेशर बिल्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं वेट करूंगा उस वक्त तक जब तक हम मिलिट्री का एक्शन नहीं देखेंगे। अगर तो अब उनकी मिलिट्री जो है ईरान की, वो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस के साथ मिलके इसको सप्रेस करने की पूरी कोशिश करेगी। अच्छा, दो एक और एंगल से जनरल साहब, मैं माफी चाहता हूँ। एक तो मैं अगर देख रहे कर लूं, जी जी प्लीज ईरान का आखिरी देख रहे वो प्रोटेक्शन यही करने की कोशिश कर रहा है कि कोई इनको लीडरशिप इस अपोजिशन को ना मिले, क्योंकि इस वक्त स्ट्रक्चर्ड अपोजिशन तो है नहीं, मुजाहरे हो रहे हैं। और ईरान में एक और चीज हिस्ट्री से अभी आप अगर देखें कि इनके जो ताजर तबका है, ये हमेशा रोल प्ले करता रहा जी। रेवोल्यूशन के बीच में भी, उससे पहले भी जो चेंज ऑफ रिजीम हुआ, और अभी भी उसी की इर्द गिर्द मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास उनके इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर लीडरशिप नहीं है। रजा पहलवी की कोशिश की जा रही है कि उसको एस्टेब्लिश किया जाए, वो उसको रेजिस्ट करेंगे, और अगर लीडरशिप पैदा नहीं हो सकती तो फिर इंटरनली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। फिर इसको वो कोशिश करेंगे कि इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन ये प्रोलॉन्ग चलेगा नहीं, ये फिर इरप्ट हो सकते हैं जब तक इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती।
अच्छा, वो तो हम देखते हैं, आपने जिस तरह कहा बाजार का बड़ा नाम आता है उस वक्त जब रेवोल्यूशन जो इन्होंने, बल्कि काउंटर रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशन तो दूसरा था, लंबी कहानी है। मगर अब हम ये देख रहे हैं कि एक पैरेलल के तौर पे या एक मुतबादिल के तौर पे रज़ा शाह का बेटा जो है, जो अब जो वली अहद था साहब का, वो अपने आप को पुट कर है। फिर हम और जो हमारी मलाला यूसुफजई साहिबा का भी बयान आया, उन्होंने भी जो है ईरानी रजीम की मुखालफत की है। और ज़ाहिर है अब हम तो यही समझते हैं कि वह जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का एक पोस्टर गर्ल बन गई है, इसकी जो सारी कहानी है। तो विल इट मेक एनी डिफरेंस? एक तो ये पूछता हूँ, और दूसरा मेरा सवाल कैसा ये है कि आज की अगर आप देखें, जावेद नकवी साहब का आर्टिकल देखें, तो हम ये देखते हैं कि इसकी सारी फ्रांस में यहाँ लोग मैलन शाह के पीछे बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, मैक्सिको में लोग निकल आए हैं, वहाँ हम देखते हैं कि वेनेजुएला में इवन बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। इस फैक्टर को कहाँ तक देखते हैं? वहाँ कोलंबिया में जो है वो बल्कि खुद इन्होंने रिक्वेस्ट की है, उसके जो वो गस्तावो पेट्रो है उसको कहा कि यार तुम मुजाहरों की कॉल ना दो। तो डू यू सी के जो अवामी फैक्टर है ये भी रोल प्ले करेगा या इसका कोई असर होगा जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये अफसर जनरल साहब? अगर मैं इसमें इजाफा करता चलूं तो जो मलाला यूसुफजई हैं, जब गजा पर हमला किया था इजराइल ने, तो उस वक्त तो उनका एक भी ट्वीट नहीं आया था। अब तो बाकायदा तर बयान जो है वो दे रही हैं। तो ये कोई लॉन्च तो नहीं किया जा रहा है ऐसे लोगों को जो कि बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ हैं? देखिए, ये फैक्टर्स तो होते हैं जी, इस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं, मैं खैर उन पे इतनी तवज्जो नहीं देना चाहता, बट एनीवेज इस तरह के फैक्टर्स तो होते हैं। दे यूज इट ह्यूमन राइट्स की चीजें करके या विमेन राइट्स की चीजें करके। एक्चुअली मलाला यूसुफजई से अगर वो बयान दिलवा रहे हैं तो वो ये फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि वहाँ की जो खवातीन है वो फ्री नहीं है, देयर इज नो फ्रीडम फॉर देम। उनको एक जकड़ा गया है किसी उसके अंदर जबरदस्ती, बट इट डजंट मैटर। एक्चुअली मैटर करता है जी कि हाउ द पीपल ऑफ ईरान आर टेकिंग इट। अगर वो मैंने बताया ना, इनकी जो इंटरनल स्ट्राइव अगर बढ़ेगी, चीजें बढ़ेगी, तो फिर आसान होगा बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेस को। अच्छा, फिर कई दफा सक्सेस के ऊपर बड़े वो चीले जो है ना जी, वो गिद्ध पहुंचना शुरू हो जाते हैं उसको खाने के लिए, सक्सेस को अपनी तरफ ले जाने के लिए, अपने पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के लिए। बट एनीवे इवॉल्विंग सिचुएशन है काजी साहब, इतना आसान नहीं है ईरान के अंदर इन सारी चीजों की इंप्लीमेंटेशन करना। प्रॉब्ली नेक्स्ट जो 7 to 8 डेज है वो थोड़ा सा जरा बताएंगे, क्योंकि 2 दफा सुप्रीम कमांडर एड्रेस कर चुके हैं प्रेसिडेंट अभी, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनके जो सुप्रीम जज की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अमेरिकन फ्रेंड होंगे जो भी मुजाहिरीन है। अब उन्होंने फैसला करना है, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए हुए हैं मुजाहिरीन में, और इंतशारियों में वो फर्क एक रख रहे हैं। तो जिसको सजाएं देनी होंगी वो इंतशारियों में डाल देंगे, वो देखेंगे कि आगे से पल्स क्या आ रही है। लेकिन इस वक्त स्ट्रक्चर लीडरशिप नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि अभी इमीडिएटली इस तरह की कोई चीज हो सकती है, बट जब एक्सटर्नल इंटरवेंशन होगी तो फिर एक्चुअल एलिमेंट्स बाहर आएंगे जिनको अगर प्लांट किया गया है या रखा गया है कि ये कौन से कैरेक्टर्स हैं और वो किस तरफ इन चीजों को ले। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब, बहुत आपने हमें खास तौर पर 2 बातें जो उन्होंने की कि वहाँ की जो ऑयल इंडस्ट्री है उसके जो करता धरता हैं, और जो वहाँ की जो आर्मी है, फ़ौज है, क्योंकि फ़ौज ने वहाँ पे बड़ा कंप्रोमाइजिंग रोल था वेनेजुएला में, यहाँ शायद इतना ना हो। तो बहरहाल लेट्स सी, बड़े नाजुक दिन है, दुनिया को ये मेक एंड ब्रेक वाली कैफियत है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की मैशत के हवाले से क्या मामला है, ये IMF को कौन से वो हम माई के लाल हैं जो खुदा हाफिज़ कह देंगे, हम तो उसको अंदर उस सारे हाथी को अंदर लेके खुद ही तो आए थे। बहरहाल देखते हैं, कोई अच्छी की उम्मीद की जा सकती है यानी एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ लीजिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात करेंगे, 1-2 खबरें हैं। एक तो इसमें इंडोनेशिया के साथ जो हमारा एक डिफेंस डील हो रहा है, जो हमारे एक जूनियर मिनिस्टर जो हैं डिफेंस के, उन्होंने हमें किसी जगह BBC से बात करते हुए बताया है। इस पर हम बात करेंगे, थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन करेंगे एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब। मगर उससे पहले मियाँ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और हम ये मीनवाइल ये थोड़ा सा एक चंक डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एक कमेटी बनी है और कहा गया है कि कोई ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं कि जनाब 2028 और 2035 में हम IMF से जान छुड़ा लेंगे, मगर जो कमेटी की कंपोजिशन है और उनकी माशाल्लाह जो एक शानदार तारीख है उसको देखें तो बड़ा दिल को ज़रा हादसा पड़ जाता है। तो ये क्या वाकई कोई ऐसी कहानी है या क्या कोई एक SIFC या इनकी तरफ से है कि हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है कि ये हमें इससे निकालें, और कोई कंसर्न मैशत के हवाले से पाए जाते हैं अमंग्स दी पावर्स दैट बी? मियाँ साहब देखें कायद साहब, ये कहानियां नहीं है, ये बाकायदा तौर पर प्लानिंग हो चुकी है और इस हवाले से इजलास भी हो रहे हैं। इसमें 3-4 जो है वो बड़ी अहम खबरें हैं।
एक खबर तो ये है कि पाकिस्तान जो सऊदी अरब में एक मिनरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर पाकिस्तानी वफ्द पहुंच चुका है। वहां पर जो है वो 500 कंपनियां से ज्यादा जो है कंपनियां वहां पर मौजूद हैं और पाकिस्तान जो वर्किंग लेकर वहां पर गया है, वहां पर बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि 450 अरब डॉलर के हमारे पास कीमती पत्थर हैं और 6 ट्रिलियन डॉलर का जो है मादनियात हैं और बहुत सी कंपनियों ने उसमें जो है वो अपनी पूरी दिलचस्पी जो है उसका इजहार किया है और बाकायदा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब ने भी जो है वो बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया और ये कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान मादनियात और जो कीमती पत्थर हैं उनसे सालाना 7.6 अरब डॉलर जो है वो कमाएगा सालाना और इसका जो जीडीपी हमारा है उसमें जो है वो इजाफा होगा। दूसरा जो प्लान बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि अब जो बरामदात हैं वो 2035 तक तो 100 अरब डॉलर तक ले जानी है, लेकिन 60 अरब डॉलर तक 4 सालों में ले जानी है और मईशत का मजमूई हजम जो है वो 10 खरब डॉलर तक जो है वो लेके जाना है, यानी 100 अरब डॉलर जो है खरब 1000 अरब डॉलर जो है उस तक जो है वो लेके जाना है। और इसके अलावा इसमें यह बताया गया है कि जैतून और जो चाय है इसकी बरामदात में इजाफा होगा। खास तौर पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि नेफ्टिक जो है उसको बाकायदा ऑर्गेनाइज किया जाए और जो सऊदी अरब में और खलीजी ममालिक में नौकरियां जो सामने आई हैं उनका जो है वो इस्तेमाल जो है यूटिलाइजेशन की जाए। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, बस मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। एयर वाइस मार्शल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मगर जो मैं बात समझता हूँ तो आपकी 26, 27, 28 तक 3 प्रोग्राम और लेने पड़ेंगे कि फिर हम 28 में हम करेंगे, इस पर हम बाद में आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये कमेटी अहल है, ये बड़े नाअहल लोग हैं मियां साहब। मगर मैं इस वक्त चलता हूँ जनाब एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब। मलिक साहब, वी हैव ऑलवेज अ फ्यू गुड न्यूज़ और हमें उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। इंडोनेशिया हैज़ आल्सो शोन इंटरेस्ट इन आर डिफेंस के जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उस पर, तो इस हवाले से आपके पास क्या खबर है? और ये फिर कितने अरसे में, अगर जब एक हम डील करते हैं फॉर हाउ लॉन्ग इट टेक्स कि जिसके हमें फ़वाइद आने शुरू हो जाएं या हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर कोई मस्बत उस पर असरात मुरतब होते हैं? इज इट काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट जनाब एयर वाइस मार्शल साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं जी, इसको हम शॉर्ट टू मिड टर्म कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ जो मोबिलाइजेशन एडवांस या कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्मेलिटीज़ पूरे होने के बाद एक अच्छी परसेंटेज जो है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की, अब मुझे नहीं पता कि वो कितने जहाज़ों की ये फाइनली बात होती है। लेट्स से कि जिस तरह पिछली कुछ डील्स में हम बात कर रहे थे कि 3 से 4 बिलियन डॉलर की बात हो रही है, तो उसका अगर हमें जो है 15-20% भी शुरू में मिल जाए तो बाकी जो है वो 3 से 4 जो है उसमें इंस्टॉलमेंट्स में जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे चलता है वो जो है कैश जो है फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में उसका इनफ्लो हो सकता है। जी अच्छा, ये नहीं आप ये कह रहे हैं कि 20% का मतलब कि अगर 4 बिलियन डॉलर की डील है तो आपको 1 बिलियन डॉलर जो है वो मिड टर्म में मिल सकता है और फिर जब डील मुकम्मल हो और हम डिलीवरी कर दें तो देन दी टोटल पेमेंट वो हो यानी होती है, ये कह रहे हैं आप? जी देखिए, मैं इसका अर्ज करूँ, ये डिपेंड करता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं और नेगोशिएट किस तरह करते हैं। यानी हम ये भी कर सकते हैं कि अगर जैसे हमें इस वक्त अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, तो हम उन्हें जो लॉन्ग टर्म है 3-4, क्योंकि ये सिर्फ जो है प्लेटफॉर्म की सप्लाई नहीं होगी, ये उसकी जो है एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी होगा लॉजिकली इसमें, और यकीनन एक हद तक जो है वो ट्रेनिंग के भी इसमें पूरे पैकेज में और स्पेयर सपोर्ट भी होगी। तो हम ये कर सकते हैं। मार्शल साहब, मैं आपके सामने कुछ खबरें रखता हूं जो कि इंटरनेशनल खबरें हैं, इंटरनेशनल मीडिया की खबरें हैं, उस पर जो है वो आपसे रहनुमाई लूंगा। ये कहा गया है कि 25 अरब डॉलर तक के दिफाई मुआहदे जो हैं बरामदात के, वो तकरीबन या तो कुछ मुआहदे हो चुके हैं, कुछ जो हैं वो मैच्योर हो रहे हैं, किसी की बातचीत चल रही है, जिससे 16 ममालिक के साथ जो है JF-17 थंडर सुपर मिशाक के लिए बातचीत चल रही है, जिसमें अजरबैजान है, म्यांमार है और नाइजीरिया है, जिनसे 6.6
अरब डॉलर के ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो चुके हैं। ये भी खबर है कि बांग्लादेश, इराक, सूडान और लीबिया के साथ 8 अरब डॉलर की डील जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। सऊदी अरब, उज़्बेकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत और जनूबी अफ्रीका और दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ भी बातचीत चल रही है। 11 अरब डॉलर के मजीद मुआहदे जो हैं होने का इम्कान है। इंडोनेशिया के साथ 40 JF थंडर्स 17 जो है उनकी बातचीत चल रही है और आखिरी मराहल में है। तो 25 अरब डॉलर की जो बात हो रही है कि इससे बरामदात जो है वो हो सकती हैं। आप क्या समझते हैं कि इससे हमें फिर IMF से भी जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बाय बाय करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये तो बड़ी खुशाइन बात है जी। देखें, इसमें कुछ सिस्टम्स जो हैं, जैसे आपने सुपर मशाक्स का जिक्र किया और JF-17, ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है फैक्ट्रीज में बन रहे हैं जी। तो वो पैरेलल में भी ये डिलीवर हो सकते हैं। Yeah, but you know, $25 billion की डिलीवरी जो है, it might not take few months or weeks. It will be a very long term सिलसिला होगा। बिल्कुल। देखिए, ये रफली मैं ये समझता हूँ कि ये 4 से 5 साल के अरसे में ये चीज़ जो है ये कंप्लीट होगी जी। क्योंकि उसमें डिलीवरी है उसकी, जिसकी एक कैपेसिटी है। ज़ाहिर है ये एक सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म होते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको ओवरनाइट डबल करके तो या 24 घंटे काम करके आप इसकी कैपेसिटी डबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इसमें इस्तेमाल होती हैं और उसमें क्वालिटी का जो है एक बहुत जो है हाईएस्ट लेवल का स्टैंडर्ड होता है। तो इसलिए जो हमारी मौजूदा कैपेसिटी है उसके पेश नज़र मैं ये समझता हूँ कि हमें तकरीबन अगर हमने 100 एयरक्राफ्ट पे भी डील करें तो वो तकरीबन हम 4 से 5 सालों में हम सप्लाई कर सकते हैं जी। यानी 100 के करीब कर सकते हैं। एयर मार्शल साहब, मैं आपसे रहनुमाई चाहूंगा ईरान के हवाले से कि ईरान में अमेरिका जो है वो हमला करने के लिए कहा जा रहा है कि तैयार है और सदर ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त हुक्म दे सकते हैं। B-52 भी वहां पर जो है वो अल हदीद एयर बेस पे नकलो हरकत कर रहे हैं। क्या ईरान के पास कैपेबिलिटी है, और उनके पास एयरफोर्स तो नहीं है इतनी कैपेबल कि वो उनके हमलों को रोक सके? क्या आप समझते हैं कि अगर हमला होता है तो ईरान उनको रोक सकेगा और रिस्पॉन्स भी कर सकेगा? देखिए, रोक तो शायद नहीं सकेगा, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर कर सकेगा। और वो रिस्पॉन्स जाहिर है मेनलैंड अमेरिका पे तो नहीं होना, वो जो अमेरिकन फैसिलिटीज इस रीजन में हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं, और फिर इजराइल भी उसका एक जो है डेफिनेट टारगेट होगा अगर जो रिटेलिएशन हो ईरान की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, अल्लाह करे कि मेरी बात सच हो, सही साबित हो, मेरे ख्याल में ये सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकन जो हैं उनकी जो असेसमेंट थी इस पूरे जो इंटरनल वहाँ पे टर्माइल हो रहा है, वो उनकी पहले बड़ी एम्बिशियस और एग्जैजरेटेड असेसमेंट थी। लेकिन अगरचे वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, अगरचे वहाँ पे सोशल अनरेस्ट है, लेकिन अभी भी 60 से 70% लोग जो हैं ईरान के, वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़े हैं। तो इतनी आसानी से वहाँ रजीम चेंज नहीं हो सकता। ये ईरान है, वेनेजुला नहीं है जी। तो इसलिए मेरे ख्याल में अमेरिका पर भी जो है बेटर सेंस वुड प्रिवेल, और वो इस सिचुएशन से रिस्पेक्टफुली निकलने की कोशिश करनी चाहिए उनको, बजाय इसके कि वो यहाँ पे एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको जो है वो बिल्कुल सर, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन सर, इजराइल तो जो है बिल्कुल तुला हुआ है कि वो ईरान पर हर सूरत हमला करने के लिए तुला हुआ है कि वो हमला करेगा। अगर ऐसा होता है कि अमेरिका जो है वो ऐसी हरकत नहीं करता, ईरान हमला कर देता है, इजराइल हमला कर देता है ईरान पर, तो क्या ईरान जो है वो रिस्पांस तो करेगा और बहुत सख्त रिस्पांस करेगा जो कि नजर आ रहा है? फिर क्या हमारा जो है वो क्या पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा, और सऊदी अरब जो है वो क्या सऊदी अरब से भी कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है? देखें, इसमें आपने 3 जो है ना उसमें डायमेंशंस में आपने रिस्पांस की बात की। सबसे पहले तो पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है। पाकिस्तान ईरान के साथ, दूसरे हमसायों की तरह बिलखुसूस मुसलमान मुल्कों के साथ
पाकिस्तान बिल्कुल एक असूली तौर पे हमेशा हर कॉन्फ्लिक्ट में उनके साथ खड़ा होता है, और इसका हमने पिछली जो 25 में रिसेंटली ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें पाकिस्तान ने इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट किया। हालांकि उस वक्त जो जनरली रीजनल पॉलिटिक्स के और जियो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनका ख्याल था कि पाकिस्तान चूंकि अभी रिसेंटली अमेरिका के साथ पाकिस्तान का एक नया हनीमून शुरू हुआ है, तो शायद पाकिस्तान उस हनीमून पीरियड में ईरान का साथ नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप और बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने बड़े अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को मैनेज किया और अपने जो है प्रिंसिपल स्टांस पे हम खड़े रहे। अब भी अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो यकीनन वही, क्योंकि वही टॉप लीडरशिप हमारी वही है, वही डिसीजन मेकिंग हमारा लूप है, तो हम इंशाल्लाह वही डिसीजन लेंगे और ऐसा ही डिसीजन हमारे वसीतर कौमी मुफाद में है जो है, क्योंकि हमें एक देखिए हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हमेशा अनसेफ होता है। अब वेस्ट में भी बड़ा हिस्सा जो है अफगानिस्तान के साथ है, वो भी अब एक नॉन फ्रेंडली बल्कि होस्टाइल नेबर हैं हमारे, तो उस सूरत में हमें कम से कम ईरान एक स्टेबल हमसाये के तौर पे चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने कि बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल, अभी तक तो यही लग रहा है, मगर और हाँ मेरे ख्याल में मुमकिन है कि जो उनकी डीप स्टेट है शायद वो उसे रेन इन करे। बहुत शुक्रिया जनाब एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब, आपने हमें गाइड किया। बड़े मुश्किल हालात हैं, बड़े नाजुक हालात हैं दुनिया में। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम बैक। मियाँ साहब, इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब ज्वाइन करें, हम थोड़ी सी बात सियासत की कर लेते हैं। ये फरमाइए कि ये जो मीटिंग ऑफ टाइटन्स हुई है विद रिगार्ड टू दी अपॉइंटमेंट ऑफ दी जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है जनाब किबला, एक तो ये पीटीआई के जो लोग गए हैं और माशाल्लाह सरदार साहब जो हमारे स्पीकर हैं, कितने की ये बाइख्तियार हैं, माशाल्लाह हैं तो सही। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या ये अचकजई साहब को अपने तय कर लेंगे कुछ, या बन रहे हैं, या फिर इसी तरीके से कोई अरेंजमेंट कर लिया जाए जो पहले हुआ था। हमने देखा कि वो जो सीटें थी मुख्तस, इस तरह से कोई बना लिया जाए, एक कंसेंसस कैंडिडेट हम अगर ले आएँ, भले वो मुस्लिम लीग नून से हो जाए या पीपल्स पार्टी से हो जाए। क्या ख्याल है? वैसे मैं तफन्नुन तौबा के तौर पर भी नहीं कह रहा, इस तरह हो भी सकता है। आप क्या देख रहे हैं? देखें कायद साहब, एक लाइन में अगर जवाब चाहें तो वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि महमूद खान अचकजई जो है वो अपोजिशन लीडर बनेंगे, क्योंकि आज मीटिंग तो हुई है और उसमें गौहर अली खान जो हैं वो भी, और असद कैसर और आमिर डोगर जो हैं बड़े पुरुमीद हैं, और उनका कहना यह है कि जुमेरात तक हमें नोटिफिकेशन जो है मिल रहा है। लेकिन जो इतलात हैं वो ये हैं, और तलाल चौधरी साहब जो हैं उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वो महमूद खान अचकजई जो हैं वो अपोजिशन लीडर बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं और देखेंगे। जो इतलात हैं वो ये हैं कि वाज़े तौर पर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अपोजिशन लीडर अगर होना है तो वो पीटीआई के अंदर से होगा, तो फिर ठीक है। ये महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो पीटीआई से नहीं हैं, और इसलिए महमूद खान अचकजई के जो अपोजिशन लीडर बनने के इम्कानात हैं कायद साहब वो बहुत कम हैं। अगर वो बन भी जाएं तो एक और उनके खिलाफ जो है वो एक मूव जो है वो तैयार है, वो ये है कि पीटीआई के बानी अरकान जो हैं वो इस मामले को आईनी अदालत में ले जाएंगे, और इसके लिए उन्होंने बिल्कुल तैयारी कर रखी है कि अगर महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर बनते हैं तो इस मामले को वो आईनी अदालत में ले जाएंगे, और आईनी अदालत के सामने वो पटिशन दायर करेंगे कि महमूद खान अचकजई की जो तकर्री है वो खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है, और ये मुश्किलात हैं जो उनके सामने हैं। लेकिन जो अपोजिशन है जिसमें गौहर अली खान है ख़ास तौर पर, वो बड़े पुरुमीद हैं कि जुमेरात तक शायद उनका नोटिफिकेशन हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कायद साहब। नहीं, वैसे तो फिर बड़े माशाल्लाह अच्छे अरेंजमेंट है ना आईनी अदालत में, तो हमें अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह इंसाफ का ही बोल बाला होगा जिस तरह माजी में होता रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे मुझे समझ नहीं आती कि ये इतनी हुकूमत में क्या है इसमें, यानी अगर एक मेजॉरिटी पार्टी जो आपकी अपोजिशन की है वो किसी को आगे कर रही है तो क्या हो जाना है? इनमें से कौन सा चीज़ गुएरा है? क्या मुश्किलात हैं? या इतना इख्तियार भी नहीं है गवर्नमेंट के पास कि यार एक चलें ये एक फेज सेविंग के लिए कर लें, बाकी तो माशाल्लाह हमें अंदाज़ा है ही सबके इख्तियारात का और जो है ताकतों का। मियाँ साहब
देखें काजी साहब, सबसे पहले तो ये है कि पीटीआई को अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए और उन पर जो है वो कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि जिस तरह की हरकत वहां पर हो रही हैं, जिस तरह पीटीआई की हरकत हो रही हैं, नहीं वो नहीं है तो उन्होंने उनको नामजद क्यों किया है? अगर वो नहीं है तो उनको नामजद ही नहीं करना चाहिए था। तो फिर गौहर अली खान जो है वो होने चाहिए ना असूलन, काजी साहब असूलन तो फिर गौहर अली खान साहब बैरिस्टर जो हैं वो होने चाहिए अपोजिशन लीडर। वो नहीं है। जो खान साहब ने कह दिया, जो बानी पीटीआई ने कह दिया, वो उन्होंने कहा कि हमने मान लिया। भाई कहां पे जमहूरियत है? लेकिन यही मैं बात कर रहा हूं सर, जो पीटीआई है उनको अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। जो सुहेल खान अफरीदी साहब हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? बात क्या हुई, एक शो में मैं बैठा था, मैं मेरे दोस्त है, मैं नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि अयूब खान के दौर में जब सदर अयूब खान सदर थे तो अपोजिशन लीडर उनके बड़े भाई थे, ये छोटे भाई थे माशाल्लाह, और बड़ा उन्होंने मतलब अपोजिशन में, तो इधर भी ये हो सकता है। ये बाकायदा कल एक शो में अब मुझे बताएगा, और मैं इसमें कोई हैरत की बात भी नहीं है। लेकिन भाई साहब राजा रियाज साहब रहे हैं ना यहाँ पर अपोजिशन लीडर। राजा रियाज साहब तो यहाँ भी अपोजिशन लीडर रहे हैं पीडीएम दौर में। वो मसला नहीं है। मसला ये है कि उनको बाकायदा पीटीआई का अपोजिशन लीडर होना चाहिए ना कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो होने चाहिए। ये मौक़िफ़ है। पार्टी ने लेकिन मैं जो बात कर रहा था अदाओं की, काजी साहब जो मैं अदाओं की बात कर रहा था, वो सुहेल खान अफरीदी साहब जो अदाएं दिखा रहे हैं, वो तो उस पर में है ना। मैं तो एक खबर देने जा रहा हूं कि फैसला हो चुका है कि सुहेल खान अफरीदी साहब हो सकता है कि 8 फरवरी तक जो है वो सीएम ही ना रहे। वो इसलिए कि जिस तरह उनका वहां पर वो निकला है, बाकायदा तौर पर जो फोरेंसिक रिपोर्ट में आया है, और दूसरा जो वो अफगानिस्तान की जानिब से इतने लाइलम है कि उनको पता ही नहीं है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है। एक सीएम सर, एक सीएम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सूबे का, उसको नहीं मालूम कि दहशतगर्दी कहां से होती है। अच्छा नहीं, मुझे तो खबर देना, ये तो छोड़ दें इसको। सर इंसाफ तो करना। ये बताएं गवर्नर राज लग रहा है कैसे हटाया जा रहा है, कैसे हटाया जाएगा, या हमारी जो मोहतरम आईनी अदालत है उसमें से उनको नाअहल करवाया जाएगा? नहीं देखिए सर, एक तो उन पर अगर मुकदमा बन जाता है, उनको जो है वो मुकदमा कौन सा है, वो मुकदमा दहशतगर्दी का मुकदमा होगा। और वो आप देखें वहां से जो एसपी साहब हैं, कल जो हमाद हसन साहब कह रहे थे कि हम एसपी साहब ने जो एक इंस्पेक्टर को भेजा कि जाकर वो फोरेंसिक करा के आए, उनको नहीं पता था कि वह जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसलिए मामला जो है उनके बस से बाहर हो चुके हैं। क्योंकि उनको वो जो बयानात हैं अपने, उन पर गौर करना चाहिए सर। वो मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, उसके बारे में जो बयानात दे रहे हैं उस पर भी गौर करना चाहिए। बयानात तो वो दे रहे हैं, जरा इधर गौर तो फरमाए। हमारे हमसाए में एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, वहां पे 25% टैरिफ लगने वाली है। अभी आज गौहर एजाज साहब ने कहा है कि कोई इंडस्ट्री इस बिजली का ये जो माशी दहशतगर्दी है, ये उससे ज्यादा लीथल है, उससे ज्यादा इसको हमें दबाना चाहिए जो माशी दहशतगर्दी आईपीपीज के जरिए की गई और जो हो रही है। और वो कल हमें पता चलेगा कि ये फितनतुल खवारिज से के बराबर ही, उससे बड़ा शायद ये अजाब है जो फितनतुल दवाखिल है। मियां साहब मैं आप देखें ना, अब हम सारी उम्मीदें तो उस पर लगा, अच्छी बात है, हमारी बहुत ही डिफेंस इंडस्ट्री उठ के आई है और हमें हमारा उसने दिफा भी किया है। और एक ये किस काम के लिए रखे हुए हैं हमने, मुझे ये बताएं। लेकिन काजी साहब जो माशी दहशतगर्द है उनसे भी निपटना है, इसी साल कौन सा निपटना है यार, वो तो सारे बैठे हुए हैं। मैं पहले भी खबर दे चुका हूं, मियां साहब उसका हदफ मुकर्रर कर लिया गया है। मियां साहब जिन्होंने साहिवाल कोल प्रोजेक्ट खोलना चाहिए, जिन्होंने वो किया था, वो हमें आईएमएफ से बचवाएंगे। देखिए ना, अगर जो सीरियस सेक्शन ऑफ द स्टेट है, और ये कल जो बहस हो रही थी लाहौर में, कभी अंसार अब्बासी साहब बोलते थे, कभी मेरा दोस्त भाई सुहेल वड़ाइच बोलता था, ये जो पिंग पोंग चल रहा था, पिंग पोंग इंडिकेट्स समथिंग इज रॉन्ग इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। और वो क्या है, वो मईशत है, उसमें कोई आ ही नहीं रहा। मियां साहब देखे ना, मईशत थी। देखें काजी साहब, मैं ये खबर तो दूं, मैं खबर तो बिल्कुल दूं, क्योंकि पाकिस्तान के जो खुशखबरियां आ रही हैं पाकिस्तान के हिस्से में, खुशखबरियां उसमें मैं देख रहा हूं, और मेरी खबर भी है कि जो आईएमएफ है उसको हम बाय बाय कहने जा रहे हैं इस साल के मिड में या इस साल के एंड में। आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी कंपनियां आ रही हैं, मियां साहब बाय बाय कह सकते हैं एक दिन में। मैं बताता हूं कैसे आ रही हैं सर, मैं आपको कैसे, मैं बताता हूं कैसे। सऊदी अरब की कॉन्फ्रेंस देख लें जहां पर वो हमारा वक्त गया। मियां साहब मेरी बात सुनिए, बाय बाय हम एक दिन में कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? 22 अरब डॉलर की जो सब्सिडी लेती है ये शराफिया बंद कर दें। कोई किसी आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एक साल में यहां बैठे बैठे जितना वेस्ट ये करते हैं, जितना अपने ऊपर ये रोज जहाजों में खानदान और शादी के जो कार्ड लेके चले जाते हैं,
इनके ये लले तलले बंद कर दें। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक जो इंटरनल सब्सिडी है वो बंद कर दें, हम आईएमएफ के पैसे हर साल वापस कर सकते हैं, 10-8-4 बिलियन डॉलर हम डेट रिटायर कर सकते हैं। भाई दवाई आप, यानी वही दवाई अभी वो कह रहे हैं कि अभी जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है मुबैना तौर पर 2028 में, यानी हमने 3 प्रोग्राम और लेने हैं, 26, 27, 28, फिर 28 में जाके हम इसको खुदाफिज कहेंगे। नहीं मियां साहब वो तो ये क्लेम कर रहे हैं। काजी साहब यही बात हुई है कि या हम आईएमएफ के प्रोग्राम लें या अपने खुद मुख्तार जो है वो तरक्की करें। अब जो बात की आपने शादी की, शादी अगले दिनों में होने वाली है कि उसमें देखते हैं कितना खर्चा होता है, सामने आ जाएगा। लेकिन जो कर लें, मैं तो ये नहीं कहता, और जो जेमस्टोन्स हैं वो पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, और इस हवाले से पूरा प्लान बन चुका है। काजी साहब मियां साहब मैं ये कह रहा हूं, देखें बात ये है मियां साहब, देखें 25 दफ़ा एक डॉक्टर साहब की दवाई हमें नाकाम कर चुकी है। 25 दफ़ा ये लोग प्रोग्राम लेते हैं और जाके फिगर फजिंग करते हैं, इनका पर फिगर फजिंग के इल्ज़ाम लगे हैं। तो मेरे ख्याल में आई थिंक वी नीड अ बेटर डॉक्टर। हम एक साल में खुदा हाफिज़ते हैं, मगर वो और ही होंगे हु विल बेल द कैट। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।